साहित्य उत्सव। नमस्ते साहित्य उत्सव। मैं चेतन रवेलिया। काव्य महफिल काव्य कौमुदी के अंतर्गत हम हिंदी की प्रसिद्ध स्त्री कवियों की कविताओं का रसास्वादन कर रहे हैं। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी के रूप में कात्यायनी जी की कविताओं का चयन किया गया है। समकालीन हिंदी की विद्रोही और प्रतिरोधी स्त्री कविता के क्षेत्र में कात्यायनी एक लब्ध प्रतिष्ठित नाम है। आपका जन्म 7 मई 1959 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा हासिल कर आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से भी संबद्ध रही। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों कार्य करती रही है। वामपंथी सामाजिक सांस्कृतिक मंचों से स्त्रियों, श्रमिकों, मजदूर और वंचित समाज हेतु आप अपने को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी हैं। समकालीन हिंदी साहित्य की जनवादी और क्रांतिधर्मी कविता में कात्यायनी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। उनका कवि के अलावा व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं, उत्कृष्ट निबंधकार, प्रखर चिंतक और क्रांतिकारी वाममार्गी एक्टिविस्ट होना भी महत्वपूर्ण है। स्त्री कवयित्रियों में कदाचित वे प्रथम हैं जो फांसीवादी ताकतों, पूंजीवादी व्यवस्था के छल छद्मों और राजनीतिक अराजकता और उदासीनता को जान समझकर इतनी बेबाकी से लिखती हैं। 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, फुटपाथ पर कुर्सी, राख अंधेरे की बारिश में, एक कोहरा पारभासी उनके प्रकाशित काव्य संग्रह है जिनमें उनकी कविता यात्रा उत्तरोत्तर विकसित और व्यापक होती गई है। दुर्गद्वार पर दस्तक निबंध संग्रह में कात्यायनी ने पितृसत्ता, पूंजीवादी और राजनीतिक व्यवस्था के दुर्गद्वार पर बड़ी शिद्दत से न केवल दस्तक ही दी है अपितु उनके कंगूरों और अट्टालिकाओं को भी बड़ी बेरहमी से ध्वस्त किया है। उनकी पुस्तक षड्यंत्ररत मृतात्माओं के बीच फांसीवाद, राजनीतिक भ्रष्टताएं और हिंदी साहित्य की गहरी आलोचना करती है। वर्तमान में कविता का दौर खत्म हो गया जैसे नारों के बीच उनका यह कहना महत्वपूर्ण है कि कविता जो स्वयं मानवीय जरूरत है, मानवीय जरूरतों की तड़प पैदा करती हुई वह प्रकृति से वर्चस्व विरोधी होती है और एक औजार भी राज्य के रहस्य को भेदने समझने का, जैसे कि जीवन के तमाम भेदों को जानने और समझने का। स्त्री विमर्श और मार्क्सवाद का दर्शन कात्यायनी के प्रायः प्रत्येक काव्य संग्रह और अधिकांश कविताओं में पाठक सहज ही देखते हैं। कात्यायनी की स्त्रियां नई स्त्रियां हैं, वे समझौतावादी दृष्टिगोचर नहीं होती। कात्यायनी क्योंकि मार्क्सवादी वाममार्गी विचारधारा से जुड़ी हैं, इसलिए समकालीन जीवन प्रश्नों और सामाजिक समस्याओं और भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र के विरुद्ध संघर्ष, मुठभेड़, विद्रोह और प्रतिकार के द्वारा अपनी असंतुष्टता जताती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कात्यायनी की कविता का परिदृश्य बड़ा विस्तृत और व्यापक है। उसमें स्त्री विमर्श के साथ साथ अन्य अनेक प्रश्न और विसंगतियां चित्रित हैं। स्त्रियों से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं पर प्रहार कर स्त्री मुक्ति को परिभाषित करती कविता वह रचती है जीवन
और नारी की रचना हुई मात्र वंश चलाने के लिए, जीवन को रचने के लिए। उन्होंने कहा 4000 वर्षों पहले नए समाज विधान की रचना करते हुए, पर वे भूल गए कि नहीं रचा जा सकता कुछ भी बिना कुछ सोचे हुए। जो भी कुछ रचता है वह सोचता है। वह रचती है जीवन और जीवन के बारे में सोचती है लगातार। सोचती है जीवन का केंद्र बिंदु क्या है, सोचती है जीवन का सौंदर्य क्या है, सोचती है वह कौन सी चीज़ है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, प्यार भी, सौंदर्य भी, मातृत्व भी। सोचती है वह और पूछती है चीख चीख कर। प्रतिध्वनि गूंजती है घाटियों में, मैदानों में, पहाड़ों से समुद्र की ऊंची लहरों से टकराकर, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। कात्यायनी की स्त्री विमर्श संबंधी समझ बड़ी गहरी है और व्यापक भी। वह केवल अकादमिक स्त्री विमर्श नहीं, अपितु डूइंग फेमिनिज्म अर्थात सड़क पर उतरकर समस्याओं से दो चार हाथ करने वाला स्त्री विमर्श है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि केवल लेखन कर्म से कुछ होने वाला नहीं, आवश्यकता सड़क पर उतरकर कार्य करने की भी है। आज स्त्री विमर्श की एक चिंता उसके केवल अकादमिक जगत तक सीमित होकर रह जाने की भी है। कात्यायनी सभी वर्ग की स्त्रियों के संगठन बनाने और कार्य करने को महत्व देती है। ऐसे पौरुषपूर्ण समय में जबकि सत्ता पुरुषों के ही हाथों में है, स्त्री का जीवन जीना दूभर है, तिस पर यदि वह रचनाशील हो तो आकाश से गिरे खजूर में अटके वाली गत। यही सृजनशीलता उसे एक स्पेस देती है। कविता का शीर्षक इस पौरुषपूर्ण समय में। इस पौरुषपूर्ण समय में संकल्प चाहिए अद्भुत, अंतहीन। इस सांद्र क्रूरता भरे अंधेरे में जीना ही क्या कम है एक स्त्री के लिए जो वह रचने लगी कविता। स्त्री का संकल्पशील होना नितांत आवश्यक है। यह तो सर्वविदित है कि स्त्रियां आज भी दोयम दर्जे की ही नागरिक हैं। न घर परिवार में और न काम की जगह उन्हें बराबरी का दर्जा मिल पाता है। स्त्रियों की दयनीय स्थिति में कात्यायनी दो कारणों को मुख्य मानती है। पहला, वर्गवादी सामाजिक रचना और दूसरा, निजी संपत्ति का बंटवारा। कात्यायनी यह भी जानती है कि वर्तमान पूंजीवादी और बाजारवादी समय में स्त्री को किस कदर एक वस्तु में तब्दील किया जा रहा है। नारी मुक्ति के लिए कात्यायनी पूंजीवाद के खात्मे को जरूरी समझती हैं। 7 भाइयों के बीच चंपा एक ओर तो पितृसत्ता की आलोचना करती है तो दूसरी ओर स्त्री की जीवटता को वर्णित करती कविता है। नष्ट होकर भी उग आने का रहस्य स्त्रियां ही जानती हैं। कहीं से उखाड़कर कहीं फेंक दो, हम उग ही आएंगी वाली जीवंतता और जीवटता को कात्यायनी ने इसमें बखूबी साधा है। एक जीती जागती और संघर्ष करती हुई स्त्री इसमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। महिमा मंडन नहीं, अपितु गहरी पीड़ा समूची कविता में विन्यस्त है। कविता का शीर्षक 7 भाइयों के बीच चंपा। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लोटती। सपनों में काली छाया सी डोलती, 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां अमर बेल बनकर उगी। झरबेरी के साथ कटीले झाड़ों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई, फिर से घर में आधम की।
7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई, वहां एक नीलकमल उग आया। जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई झमड़कर। अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निस्संग चंपा मुस्कुराती पाई गई। गार्गी जैसी पौराणिक पात्र को समकालीन संदर्भों से जोड़ते हुए कात्यायनी याज्ञवल्क्यों पर तीखी टिप्पणी करती है। यहाँ गार्गी समूची स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है तो याज्ञवल्क्य पितृसत्ता का। गहरा व्यंग्य समूची कविता में विन्यस्त है। कविता का शीर्षक गार्गी। मत जाओ गार्गी प्रश्नों की सीमा से आगे, तुम्हारा सिर कटकर लुढ़केगा जमीन पर। मत करो याज्ञवल्क्यों की अवमानना, मत उठाओ प्रश्न ब्रह्म सत्ता पर, वह पुरुष है। मत तोड़ो इन नियमों को, अंकशायिनी बनो, फिर कोख में धारण करो पुरुष का अंश, मत रचो नया लोकाचार। मत जाओ प्रश्नों की सीमा से आगे, गार्गी तुम जलो रुपयों की खातिर, बिको बीमार बेटे की खातिर, नाचो इशारों पर। गार्गी तुम जरा स्मार्ट बनो, तहजीब सीखो, सीढ़ी बन जाओ हमारी तरक्की की। गार्गी तुम देवी हो, जीवन संगिनी हो, पतिव्रता हो गार्गी तुम, हम अधूरे हैं तुम्हारे बिना। महान बनने में हमारी मदद करो, दुनिया को फतेह करने में, आसमान तक चढ़ने में गार्गी तुम एक रस्सी बनो। त्याग तप की प्रतिमा हो तुम, सोचो परिवार का हित, अपने इस घर को संभालो, मत जाओ प्रश्नों की सीमा से आगे, तुम्हारा सिर कटकर लुढ़केगा जमीन पर। यह तो सर्वविदित है कि स्त्री को एकांत मिलता नहीं, और यदि मिल भी जाए तो पुरुष के एकांत से उसका एकांत नितांत भिन्न होता है। उसका एकांत के विषय में मात्र सोचना ही उसे खतरनाक घोषित कर देता है, और यहीं स्त्री मुक्ति, स्त्री स्वातंत्र्य और सामान्य मूलभूत अधिकार के प्रश्न भी सहज ही आ जुड़ते हैं। कविता का शीर्षक स्त्री का सोचना एकांत में। चैन की एक सांस लेने के लिए स्त्री अपने एकांत को बुलाती है। एकांत को छूती है स्त्री, संवाद करती है उससे, जीती है पीती है उसको चुपचाप। एक दिन वह कुछ नहीं कहती अपने एकांत से, कोई भी कोशिश नहीं करती दुख बांटने की, बस सोचती है। वह सोचती है एकांत में, और नतीजे तक पहुंचने से पहले ही खतरनाक घोषित कर दी जाती है। स्त्री की देह उसके शोषण की आधार पीठिका है। न जाने कितनी ही बर्बरताएं इसी देह पर अत्याचार अनाचार कर किए जाते हैं। कवयित्री इसी कुरूप और मध्यकालीन ही क्यों, आदिकालीन और हमकालीन भी बासी सोच पर कि स्त्री मात्र देह पर बेबाक होकर लिखती है। देह नहीं होती एक दिन स्त्री, और उलट पुलट जाती है सारी दुनिया अचानक। कात्यायनी सब कुछ जानती है स्त्री विमर्श और स्त्रियों के प्रति झूठी सहानुभूति रखने वाले छद्मियों और उनके जीर्ण झंडों को भी।
हॉकी खेलती लड़कियां कविता लड़कियों के उस स्पेस की बात करती है जो उनका मौलिक अधिकार है। गौरतलब है कि लड़कियां हॉकी खेल रही हैं। पितृसत्ता और उसकी बर्बरता, स्त्री जीवन का यथार्थ और उसकी स्वायत्तता, मुक्ति, सब कुछ है इस कविता में। समूची कविता में लड़कियां शब्द की पुनरावृत्ति एक गंभीर लय से बांधती है। सारी पारंपरिक मान्यताओं को ध्वस्त करती ये लड़कियां एक जमीन तलाश चुकी हैं। घर की झंझटों से मुक्त होकर वे दौड़ भाग करती हॉकी खेल रही है। उनमें डर नहीं, वे बेखौफ हैं। गौरतलब है कि लड़कियां केवल गिर नहीं रही अपितु उठ भी रही हैं। लेकिन अब घर लौटकर उन्हें एक भीषण जंग की तैयारी में जुटना है, अपनों के ही साथ वाली लड़ाई। इस लड़ाई में मां के साथ साथ भाई और पिता भी है। इस पर वर पक्ष के लोग यदि घर से राह देखते चले गए तो भूचाल आ जाएगा, और जब लड़कियां घर पहुंचकर सबके द्वारा भड़ास निकाली जाने के पश्चात रात में सो जाएंगी तो वे सपनों में हॉकी खेलेंगी, क्योंकि कात्यायनी की ये लड़कियां तू डाल डाल हम पात पात के भाव से संचालित नई लड़कियां हैं। लेकिन कविता की अंतिम पंक्तियां उनके जीवन के यथार्थ को खुरदुरी जमीन पर गिर जाने के द्वारा अभिव्यक्त करती है। कविता का शीर्षक हॉकी खेलती लड़कियां। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश है लड़कियां फिलहाल, खेल रही है हॉकी, कोई डर नहीं। बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती हैं। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती है कि बेटियां आए तो संतोषी माता की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़ें। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहां भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शौहदे रोज की तरह। लड़कियां पेनल्टी कॉर्नर मार रही हैं, लड़कियां पास दे रही हैं, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही हैं। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही हैं, एक दूसरे को चूम रही हैं और हंस रही हैं। लड़कियां फाउल खेल रही हैं, लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे हंस रही हैं कि यह जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत हैं लड़कियां, हंस रही है रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही हैं और गिर रही हैं और उठ रही हैं। वे लहरा रही हैं, चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं और बिना रुके भाग रही हैं एक छोर से दूसरे छोर तक। उनकी पुष्ट टांगें चमक रही हैं नृत्य की लयबद्ध गति के साथ, और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद्व निश्चिंत हैं, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। इसी तरह खेलती रही लड़कियां निसंकोच निर्भीक दौड़ती भागती और हंसती रहती इसी तरह, और हम देखते रहते उन्हें। पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से, और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी घर। अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा, इंद्र मरुत वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा, घर पर बैठे
लोग यदि पैर पटकते चले गए। बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झूंटा पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलच्छनी बेटी को। बाबूजी चीखेंगे, सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है। घर फिर एक अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे। लड़कियां घोरेंगी अंधेरे में, खटिया पर चित्त लेटी हुई अम्मा की लंबी सांसें सुनती, इंतजार करती हुई कि अभी वे आकर उनका सिर सहलाएंगी। सो जाएंगी लड़कियां। सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएंगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपटकर धरती पर गिर जाएंगी। जैसा कि कात्यायनी की कविताओं का मूल भाव संघर्ष, निषेध, प्रतिरोध और प्रतिकार है, वे सहने के सख्त खिलाफ हैं। अन्याय को सहकर चुप बैठना उन्हें गंवारा नहीं। चुप रहने वाले और केंचुए की भांति लिजलिजे पड़े रहने वाले लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं और आशा भी। वे अन्याय के खिलाफ पूरे वेग से प्रहार करने में विश्वास रखती हैं, क्योंकि अन्याय को सहकर चुप रहने वाला भी अन्याय को बढ़ावा ही देता है। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति सहना बंद करेगा तो आवाज भी उठाएगा, प्रतिरोध भी दर्ज करेगा। कात्यायनी पूरे दमखम से चुप्पी की दुनिया को ही उड़ा देना चाहती है। कविता का शीर्षक उड़ा दी जाए चुप्पी की दुनिया। ऐसा किया जाए कि एक साजिश रची जाए, बारूदी सुरंगे बिछाकर उड़ा दी जाए चुप्पी की दुनिया। साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी कात्यायनी में भरपूर है। जब विसंगतियां, विडंबनाएं और समस्याओं की अधिकता ही इतनी हो कि दिल दहल जाए और बुद्धि सुन्न हो जाए, तो सच कहने में डर कैसा और क्यों? डर नाम की कोई चीज़ कात्यायनी में दिखाई नहीं देती, क्योंकि समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सच्ची है। वे जो कुछ कहती हैं समझबूझ से और डंके की चोट पर कहती हैं। अपनी बात पर अडिग रहना और बेखौफ कहना उन्हें समकालीन कवियों की फहरिस्त में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। उनमें जीवटता और संघर्ष करने की शक्ति और साहस भी देखते ही बनता है। कविता का शीर्षक मौत की दया पर। मौत की दया पर जीने से बेहतर है जिंदा रहने की ख्वाहिश के हाथों मारा जाना। कात्यायनी का धारा के विरुद्ध चलने का साहस अद्वितीय है। उनकी कविता मुठभेड़ की कविता है, जमीन पर उतरकर काम करने और सतत संघर्ष करते रहने की कविता है। कात्यायनी जी समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी स्त्री क्रांतिधर्मी और जनवादी चेतना से लैस कविताओं के द्वारा एक विशिष्ट पहचान और स्थान बना चुकी है। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 2025। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या, कारण ज्ञान आणि मनोरंजन यांचं अतूट नातं म्हणजे साहित्य उत्सव।